वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास। चाय कॉफी पानी जो पीना है पी लीजिए, लेकिन फिर से थाम लीजिए नोटबुक और पेन, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूं सितंबर 2023 सैंपल पेपर 2। हाफ ईयरली एग्जाम में 9 चैप्टर्स आएंगे। इनमें से ये 3 चैप्टर्स न्यू इंक्लूडेड हैं, जुलाई के सिलेबस से एक्स्ट्रा हैं। बाकी के चैप्टर्स की तैयारी आप जुलाई वाले सैंपल पेपर्स में से भी कर सकते हैं। 90 मिनट्स का ये पेपर 40 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 15 क्वेश्चंस 1 मार्क के, 3 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के और लास्ट के 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 23 और 29 का HCF बताना है। साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है 23 और 29 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF कितना हो जाएगा? 1। तो C इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद गिवन है और हमें बताना है इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। शून्यकों के गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है? C/A। और ये ABC क्या होते हैं? इस पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को A कहा जाता है, एक्स के कोफिशिएंट को B कहा जाता है और जो कांस्टेंट टर्म बच गई उसे C कहा जाता है। अगर आप C और A की वैल्यू पुट कर देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आंसर आ जाएगा। C की वैल्यू 1, A की वैल्यू 4, 1/4। सो B इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है? हमें बताना है कि इन चारों में से बहुपद कौन सा है। अब बहुपद का मतलब x की जो पावर है वो ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए, इट मीन्स p/q, अटे बटे नहीं होना चाहिए पावर में। दूसरी बात, उसमें माइनस भी नहीं होना चाहिए। ओके, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है वही बहुपद हो जाता है। देखिए यहाँ पर x की घात कितनी है? 1/2। ये तो बहुपद नहीं है। यहाँ क्या हुआ? x हर में चला गया। ओके, ये भी बहुपद नहीं है, ये है। क्योंकि x² + 1 ये जो स्केयर है ना तो ये डिवाइड की फॉर्म में है, फ्रैक्शन में है, और ना ही 2 के आगे माइनस लगा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, AP गिवन है और हमें इसकी 20th टर्म बतानी है। अब जल्दी से बता दीजिए A20 का क्या रूल होता है? A20 का रूल होता है A + 19D। हाँ जी, A20 का रूल A + 19D। बताइए, A की वैल्यू फर्स्ट 2 + 19 × D। D का मतलब क्या होता है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। बताइए, 7 - 2 5, 19 5 95 और 2 में जैसे ही आप 95 ऐड करेंगे हमारे पास 97 आएगा और यही है 20th टर्म। बताइए, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बतानी है, यानी विविक कर। और डी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या रूल होता है? B² - 4AC। ओके, आपको सिर्फ ABC की वैल्यूज पुट करनी है। बताइए, ये हमारे पास इक्वेशन है। A की वैल्यू कितनी है? 1, B की वैल्यू -3 और C की वैल्यू -10। ये वैल्यूज हम यहां पुट कर देते हैं। B का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4, A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू -10। -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 10 4 जा 40 और 40 + 9 का आंसर 49। ये है डी की वैल्यू। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीई की वैल्यू गिवन है और हमें बतानी है P0E। तो उसके लिए 1 में से आपको 0.03 को माइनस करना है।
ओके, क्योंकि पी नोट ई का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पीई, तो 1 में से आप माइनस कीजिए, 10 माइनस 3 7, यहां 9, यहां पॉइंट, यहां 0, सी आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, यदि रेखाएं दिस एंड दिस में, ये वाली कंडीशन है, ध्यान से देखिए, बस इस कंडीशन को देख लीजिए ध्यान से और एक बार ऑप्शंस को देखिए, तुरंत आपके माइंड में इसका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार यहां सारी वैल्यूज कैसी हैं? इक्वल, और जब सारी वैल्यूज इक्वल होती हैं तो क्या होता है? बहुत बहुत सारे आंसर, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, क्या होता अगर यहां पर कट लग जाता? अगर कंडीशन ये हो जाती तब आप क्या कहते? तब हम कहते कि इसका कोई हल नहीं है। और अगर ये कट यहां लग जाता, इसके बारे में वो फिर चाहे कुछ कहे या ना, लेकिन अगर a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2 स्टार्टिंग में ही हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि यूनिक सॉल्यूशन, यानी अद्वितीय हल। इस कंडीशन में अपरिमित अनेक हल होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सीधा सिंपल है। ए के पी की थर्ड टर्म गिवन है, और कौन सी? 7। हमें क्या बताना है? 11th टर्म की वैल्यू बतानी है। अब बताइए A3 का मतलब क्या होता है? A प्लस 2D, फटाफट से लिखिए नोटबुक में। A3 5, इट मीन्स A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। ओके, 7th टर्म 9 है, यानी A7 इज इक्वल टू 9, और A7 का मतलब A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। ओके, हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है? A11। A11 का क्या रूल होगा? A प्लस 10D। अगेन हम यहां से A और D की वैल्यू फाइंड करके आएंगे और यहां पुट कर देंगे, A11 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई कीजिए। इसे आप यहां लिखेंगे, A प्लस 6D इज इक्वल टू 9, सब्ट्रैक्ट A से A कैंसल हो गया, यहां बचेगा माइनस का 4D, यहां बचेगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसल, और मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, और 4/4 की वैल्यू 1 होती है। अब डी की इस वैल्यू को आप यहां पुट कर लीजिए, ए आ जाएगा, यानी ए प्लस डी के प्लेस पर आपको 1 लिखना है। 6 1 जा 6, प्लस का 6 उधर जाकर माइनस में, 9 माइनस 6, यहां से ए की क्या वैल्यू आ गई? अब ए और डी की इन दोनों वैल्यूज को आप यहां पुट कर देंगे। ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 1। बताइए, 3 प्लस 10 1 जा 10, और 10 प्लस 3 13। 11th टर्म का आंसर आ गया 13। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा सवाल है। उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदुओं दिस एंड दिस को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:2 में डिवाइड करता है, यानी हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को 1:2 इंटरनली डिवाइड करता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसे, 4 - 1 - 2 - 3, 4 - 1 - 2 - 3, और रेशो 1:2 है। ओके, कोई पॉइंट है जिसने इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर लिया, हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को मान लेंगे ए। ओके, और हमें ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ए के निर्देशांक, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। रेशो वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा यहां पर। देखिए 1 की मल्टीप्लाई पहले नंबर से करनी है, यानी 1 × -2, बस इतना ही लिखना है। 2 की मल्टीप्लाई 4 से करिए, 2 × 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2, यानी सम ऑफ रेशो आता है। जो पॉइंट आपको ए फाइंड करके आना है उसका पहला कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा जाएगा, दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए आप कोमा लगाएंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, और अब की बार 1 किसके पास जाएगा, -3 के पास।
और 2 किसके पास आएगा, -1 के पास। डिवाइडेड बाय सेम रहेगा 1 + 2। ओके, बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 × -2 -2, 4 2 ज़ा 8, डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, इसकी वैल्यू -3, उसकी वैल्यू -2, डिवाइडेड बाय 3। 8 - 2 6, डिवाइडेड बाय 3, -3 - 2 की वैल्यू -5, डिवाइडेड बाय 3। 3 से 6 को 2 पर कैंसिल कर देंगे और आंसर क्या आएगा, 2 - 5/3। ये क्योंकि ये टर्म्स तो कैंसिल नहीं हो रही, तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 2 - 5/3 यानी ये सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। एपी गिवन है और हमें इस एपी की फर्स्ट 12 टर्म्स का सम बताना है। अगेन एसएन का रूल आपको आना चाहिए, सारी वैल्यूज आपके सामने है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ओके, बताइए यहां से ए की वैल्यू -37, डी की वैल्यू इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए। और हमेशा ध्यान रखें, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और पहले ही माइनस का साइन है तो वो क्या बन जाएगा, प्लस का, +37। दिस इज इक्वल टू 4। ए है, डी है और एन की वैल्यू कितनी है, 12। चलिए सबसे पहले रूल लिखते हैं एस एन का, n/2 2a + n-1 × d। सारी वैल्यूज आपके सामने हैं, जल्दी से रख दीजिए और जल्दी ही आंसर आ जाएगा। 12/2, ए का डबल ए, 2 × -37 प्लस n के प्लेस पर 12 रखा और 12 में से जब आप एक को घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। और d की क्या वैल्यू है, 4। ओके, कैंसिल, 2 6 जा 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई -74 प्लस 11 4 जा 44, -74 प्लस 44, इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 6 × 30, लेकिन माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए आंसर में भी माइनस आएगा। और 6 × -30 क्या वैल्यू बन जाएगी, -180। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। दो क्वेश्चंस हैं, ये ट्रू फॉल्स के हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स इज 1 to 75। यहां भी आपको सम का ही फॉर्मूला लगाना है। तो फिर याद है अभी जो लास्ट क्वेश्चन में किया, नहीं, ध्यान से देखिए, एस एन का एक फॉर्मूला होता है n/2 a + l। और ये रूल आप कब अप्लाई करते हैं, जब आपके पास एपी की फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म्स पता हो। ओके, देखिए नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, 1 से, और कहां तक आपको पहुंचना है, 50 तक। इट मीन्स ये आपकी एपी है, इसमें ए की वैल्यू 1, लास्ट एल की वैल्यू, लास्ट टर्म की वैल्यू 50, और ये टोटल टर्म्स कितनी है, यानी एन की वैल्यू भी 50 है। S50 इज इक्वल टू 50/2। पहले टर्म में लास्ट टर्म आप ऐड कर लीजिए 1 + 50, 2 से 50 को कैंसिल किया 25 आया, और 50 + 1 की वैल्यू 51। अब 25 और 51 को जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1275। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में है या नहीं, फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x - 3 कहां होगा, यहां, और y - 4 कहां होगा, इधर। तो यहां से आप ऐसे चले और यहां से ऐसे, ये पॉइंट है -3 - 4, x एक्सिस, y एक्सिस। इस लाइन पर x के पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव, इधर y पॉजिटिव और इधर y नेगेटिव।
क्वाड्रेंट ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। बताइए -3 -4 कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। ये क्या कह रहे हैं? सेकंड में। गलत बात है भाई, हटाओ इसे, गलत, फॉल्स, असत्य है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही नंबर्स आएंगे जिसमें x और y दोनों प्लस के होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? x माइनस का, y प्लस का। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस का लेकिन y माइनस का। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अगेन प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डाई वाला ही क्वेश्चन है। ए डाई इज रोल्ड वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिजिट बिटवीन 2 and 6। जब भी आप डाई को थ्रो करते हैं तो आपके पास टोटल पॉसिबल केसेस कितने आते हैं? 1 to 6 कोई भी काउंटिंग आ सकती है। अब आपके फेवर में कितने हैं ये देखिए, आपको लेना है बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच कौन कौन है? 3 4 5। तो आपके फेवर में सिर्फ 3 नंबर्स हैं और टोटल नंबर्स कितने हैं? 6। कैंसल कर दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/2। फिलअप का क्वेश्चन है तो आप यहां पर 1/2 लिख देंगे। ओके, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 14, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। 2 पॉइंट्स गिवन है और हमें उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, सम और अंडर रूट, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ब्रैकेट के अंदर x1 माइनस x2 लिखा या x2 माइनस x1। ओके, आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर यहाँ x1 माइनस x2 लिखा है तो यहाँ y1 माइनस y2 ही लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ x2 माइनस x1 लिखते हैं तो यहाँ y2 माइनस y1 ही लिखना। ओके, अब ये वैल्यूज हमारे पास हैं। ये पहली वैल्यू x1 y1, x2 y2 हम यहाँ पुट करते हैं। 1 माइनस 2 पहले ही माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस p प्लस p का होल स्क्वायर। सिमिलरली q प्लस q का होल स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट। ओके, p में जब आप p ऐड करेंगे तो 2p बन जाएगा। q में q ऐड किया 2q अंडर रूट। बताइए अब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और ये स्क्वायर p पर भी लगेगा, 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। ओके, इन दोनों में से क्या कॉमन लिखा जा सकता है? 4। क्या बचा? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, अंडर रूट एज इट इज। अब क्या होगा? ये अंडर रूट 4 के ऊपर अलग और इस ब्रैकेट के ऊपर अलग से लिखा जाएगा, यानी ऐसे p स्क्वायर, सॉरी ये प्लस है, प्लस रहेगा, प्लस q स्क्वायर। 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2, और इनका अंडर रूट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिलअप में यह लिखा जाएगा। अंडरस्टैंड? आप ऐसे ना सोचें कि 4 को तो 2 बना दिया लेकिन इन्हें p स्क्वायर को p क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बीच में प्लस है। अगर ये प्लस नहीं होता, यहां पर अगर मल्टीप्लाई होती या आपके पास सिर्फ p स्क्वायर होता ऐसे अंडर रूट में, तो हम जरूर यहाँ p लिखते। ओके, और एक बात, जब भी आप के रूट करते हैं तो हमेशा प्लस माइनस के 2 आंसर लिखा कीजिए। जैसे ही आपने 4 का अंडर रूट किया तो यहाँ आपको प्लस माइनस दोनों लिखने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। अगेन निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। मिड पॉइंट फाइंड करना है। 2 पॉइंट्स गिवन है ऐसे 5 माइनस 6 -1 -4, और मिड पॉइंट फाइंड करने का मतलब है इनके बीच वाला पॉइंट। मान लीजिए मैंने आपको स्केल के ऊपर एक तरफ 2 लिख दिया, एक तरफ 10 लिख दिया और ऐसे कहा 2 और 10 के बीच वाला पॉइंट क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे 6, है ना? वैसे ही अब ये डबल डबल पॉइंट्स आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाय 2,
अब आप यहां सोच रहे होंगे कि ऐड कीजिए बोल रहे हैं और लिखा -1 है। इस बात का यह मतलब है जिसका जो साइन है वही चलेगा। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ पर +1 होता तो मैं +1 ही लिखती। ओके, इन दोनों को भी जिसका जो साइन है एज इट इज लिख दीजिए। बताइए 5 - 1 4 और 4 का हाफ 2, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। -6 - 4 की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा 10। So coordinates of mid point are 2 - 5, ये फिलअप आप यहां लिखेंगे 2, -5। ओके, और इसी के साथ आपने एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 135 और 225 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ भी ढूंढना है और एलसीएम भी। बड़े आराम से देखिए, ये है 135 के फैक्टर्स, आपको ऐसे बनाने हैं। अगर आपको ये फैक्टर्स बनाने आते हैं तो वीडियो को एक बार पॉज करें और फटाफट से इसके फैक्टर्स बनाएं। 5 2 जा 10। आप चाहें तो इसे छोटे नंबर से पहले डिवाइड कर लें। 3 4 जा 12, 3 5 जा 50, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, यानी 135 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 की पावर 3 इंटू 5। ओके, सिमिलरली 2 2 5, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25। अंडरस्टैंड? अब इन प्राइम फैक्टर से एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना। 135 को आपने लिखा 3 की पावर 3, 5 की 1। 225 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। चलिए पहले हम फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? कहने को एल लोअर टर्म, लोएस्ट टर्म होती है, लेकिन आपको क्या करना है, सभी प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर लिखनी है। चाहे कोई एक बार आया, चाहे कितनी बार आया, सभी प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर लिखिए। जैसे ये 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 3, 5 की हाईएस्ट पावर 2। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपके पास यहां पर 7 हो, तो यहां एलसीएम में मल्टीप्लाई 7 भी किया जाएगा, क्योंकि आपको सभी प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लिखनी है। ओके, चलिए अब इनकी मल्टीप्लाई। 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 5 5 जा 25 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 225। अब हम ढूंढते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको सिर्फ उन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर लेनी है, सबसे छोटी पावर लेनी है जो कॉमन है। ये 3 की 3, ये 3 की 2, तो आप लेंगे सिर्फ 3 की 2 को। ये 5 की 1 और ये 5 का स्क्वायर, आप लेंगे सिर्फ 5 की पावर 1। एचसीएफ में कॉमन फैक्टर भी देखा जाता है और लोएस्ट पावर वाली टर्म लिखी जाती है। 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। इट मीन्स एचसीएफ की वैल्यू 45, एलसीएम की वैल्यू 225। अंडरस्टैंड? 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमें इन्हें सोल्व करना है। पिछले पेपर में यानी सैंपल पेपर 1 में मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करवाया था। अब इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। ओके, आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड
इस मेथड में क्या किया जाता है, एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और उसे एज इट इज सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया जाता है। देखिए ये है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, मैं यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करके और इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। यहां से y की वैल्यू कैसे आएगी, माइनस का y उस तरफ जाकर प्लस का 3 इधर आकर माइनस। ओके, तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये है फर्स्ट इक्वेशन, और 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, ये है सेकेंड इक्वेशन। ओके, यहां से हमने y की वैल्यू कैलकुलेट की, और इसे आप नाम देंगे थर्ड इक्वेशन। और अब लिखिए समीकरण 2 में रखने पर, ओके, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए क्या होगा समीकरण 2 में जब आप रखेंगे, y के प्लेस पर 3x माइनस 3 लिखना है यहां, यानी 7x प्लस 2 ये तो लिख लिया। अब y की वैल्यू पुट करनी है, y की क्या वैल्यू है 3x माइनस 3, तो हम यहां लिख देंगे 3x माइनस 3 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 20 एज इट इज। ऐसा करने से क्या हुआ, y गायब हो गया, हमारे पास ये सारी इक्वेशन किस में आ गई, x में, और अब हम इसे बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। 7x प्लस 2 3 6, यहां भी 6 प्लस का 20 इधर आकर माइनस का, या फिर आप अभी 20 को उधर ही लिख लीजिए। 7x प्लस 6x 13 माइनस 6 उधर जाकर प्लस का 20 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 26, मल्टीप्लाई वाले नंबर डिवाइड में जाकर राइट साइड जाकर डिवाइड में चले जाते हैं, 13 2 26, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब क्या करें, y की भी तो ढूंढनी है, जो आप थर्ड इक्वेशन बनाकर आए थे, ये यहां आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी, यानी समीकरण 3 में रखने पर ये वाली वैल्यू, समीकरण 3 में रखने पर x के प्लेस पर आपको 2 लिखना है, प्लस 2y एज इट इज इक्वल टू, एक मिनट, थर्ड इक्वेशन क्या है 3x माइनस 3, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ये तो समीकरण है, x की वैल्यू पुट कीजिए, 3 इंटू 2 माइनस 3, 3 2 6, और 6 में से 3 माइनस होते ही y की क्या वैल्यू आ जाएगी। और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। आपको x और y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहा गया था, x है 2 और y की वैल्यू है 3। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है। किसी कारणवश 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा पेन अच्छा है और कौन सा खराब, तो क्या करें, चला के देख लेते हैं, है ना। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 के हिसाब से ही आपको लिखना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, अच्छे पेन 132 और खराब पेन 12। अच्छे पेन 132, खराब पेन 12। क्या आप बता सकते हैं टोटल पेन्स यानी कुल पेन कितने हो गए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 132 प्लस 12 144। हमें प्रायिकता किसकी बतानी है, अच्छे पेन की, तो P ब्रैकेट अच्छा पेन, अच्छे पेन कितने हैं आपके फेवर में 132,
टोटल 144 कौन से टेबल से कैंसिल होंगे? 12 से। 12 वन सा 12, ये 11 आ गया और ये 12 12 सा 144, ये आ गई अच्छे पेन की प्रायिकता। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे खराब पेन की प्रायिकता पूछ ली जाए तो आपके फेवर में 12 टोटल 144, 12 बाय 144 आप कैंसिल कीजिए, 1 बाय 12 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, 10 और 250 के बीच में हमें बताने हैं कि 4 के कितने मल्टीपल्स हैं यानी गुणज। चलिए बताइए 10 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 4 से भाग होता है? पहला नंबर 11 नहीं होता, 12 है यानी 12। 12 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा जो 4 से डिवाइड होगा? 16, देन 20 अप टू सो। हमें जाना है 250 तक, लेकिन 250 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, 249 भी नहीं होता। हमने चेक किया और हमें मिला 248। ओके, अब आपको सिर्फ यही तो पता लगाना था कि 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं 4 के। ये रे, इन्हें गिन लो। अब इन्हें गिने कैसे? 1 2 3 4 नहीं, ऐसे नहीं। लास्ट के नंबर को लिख लीजिए। क्या? an, लास्ट वाली टर्म an है 248। an का फॉर्मूला बताइए। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू क्या है? 12। d की वैल्यू 16 में से आप 12 को माइनस कर दीजिए 4। बस ये वैल्यूज आपको पुट करनी है। 12 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, d की जगह 4 इज इक्वल टू 248। हाँ जी, 12 राइट साइड जाकर माइनस का 248 में से आप 12 को घटा दीजिए 236। अब मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। 236 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 236 को डिवाइड कीजिए 59, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। और अब माइनस का 1 राइट साइड जाकर प्लस का 59 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 60। इट मीन्स 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं? 60। और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। अगेन हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, इसकी जीरोज फाइंड करनी है और एक एक्स्ट्रा काम भी करना है। क्या? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए कि योग का और गुणनफल का सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला वेरीफाई हुआ या नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन के फैक्टर्स ढूंढ के लाते हैं। ऐसे दो नंबर्स ढूंढ लाइए जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आती हो? 10। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आता हो 7, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 + 2 7। सिंपल है, कोई माइनस नहीं है अब की बार। बताइए अब पहले दोनों नंबर्स में से क्या कॉमन लिखा जा सकता है? x। क्या बचा? x + 5। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा और कॉमन लेने का मतलब भाग करना। 2 से जब आप 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5। x + 5 और x + 2 इज इक्वल टू 0। अगेन दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर 0 है, आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। x + 5 x + 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब है या तो ये वाला नंबर 0 है या ये वाला। प्लस का 5 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाता है और प्लस का 2 माइनस के 2 में। ओके, अब हमें रूल को वेरीफाई करना है। रूल कैसे वेरीफाई करते हैं? देखिए, शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे आप? इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड कैसे करना है? -5 -2, ये आ गया -7। ओके, और सत्यता की जांच कैसे होगी? हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? -b/a
यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखिए ये यहां से अगर आपको माइनस बी बाय ए फाइंड करना पड़ जाए तो आप क्या लिखेंगे, माइनस बी यानी -7 और डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है 1। आंसर क्या आया, -7 ही आया। और यहां पर भी क्या आंसर है, -7। तो आप इसमें बस ये लिख दीजिए -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। बस इतना ही काफी है, हो गई सत्यता की जांच। सिमिलरली शून्यकों का गुणनफल इनकी गुणा, इन दोनों की गुणा कीजिए आप। -5 -2 कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस और 5 टू ज़ा 10। अब बताइए प्रोडक्ट का क्या रूल होता है, c बाय ए। c क्या होता है, कांस्टेंट, और a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c को क्या लिखते हैं, स्थिरांक, कांस्टेंट स्थिरांक डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक। चलिए स्टेटमेंट में जाकर मैं आपको चेक करवा देती हूं कि क्या c बाय ए की वैल्यू 10 आएगी या नहीं। देखिए c कितना है 10 और a की वैल्यू 1, और 10 बाय 1 का आंसर 10 होता है। तो ये सत्यता की जांच आपको ऐसे करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ये 3 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में से है, बिल्कुल सिंपल। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो ये लिखना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो मैं बोल रही हूं आप लिख लीजिए। लाल गेंदें इज इक्वल टू 3, काली गेंदें इज इक्वल टू 5, कुल गेंदें इज इक्वल टू 3 + 5 इज इक्वल टू 8। 3 लाइनें आपको खुद लिखनी है, आप इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ओके, अब फिर आप फर्स्ट पार्ट डालेंगे, पी लाल गेंद। बताइए आपके फेवर में कितनी गेंदें हैं, कितनी लाल गेंदें हैं, 3 और टोटल 8, तो प्रोबेबिलिटी 3/8। सेकंड, अगर गेंद रेड नहीं है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो कैसी होगी, ब्लैक। यानी आपके फेवर में ब्लैक बॉल्स हैं, और ब्लैक बॉल्स कितनी हैं 5 डिवाइडेड बाय 8, और इसी के साथ ही क्वेश्चन फिनिश। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे तो कोई आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको लिखना चाहिए लाल गेंद, उसके बाद काली गेंद, फिर कुल गेंदें। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन एपी में से है और फुल 5 मार्क्स का है। देखते हैं, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, तो एपी है, उसमें से 4th टर्म ली और 8th टर्म ली और उन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने से क्या आ गया 24, और फिर 6th और 10th टर्म का सम 44 आ गया। हमें इस एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए A4 + A8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A4 + A8 कितना आंसर है 24। ओके, फिर 6th और 10th यानी A6 + A10 की वैल्यू है 44। कुछ भी मुश्किल सवाल नहीं है, an का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जो आपको आता है, a + n - 1 इंटू डी। A4 का क्या रूल बन जाएगा, a + 3d, A8 का a + 7d इज इक्वल टू 24, a + a 2a, 7 + 3 10d इज इक्वल टू 24। अब a और d के जो कोफिशिएंट है ना, इन दोनों में से आप 2 को कॉमन लिखिए और फिर इस 24 को कैंसिल कर दीजिए, अपने क्वेश्चन को आसान बनाइए। 10 का क्या बन जाएगा 5, क्योंकि डिवाइड करना है आपको। अब मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, और 24 का हाफ कितना हो जाएगा 12, यानी a + 5d इज इक्वल टू 12।
ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली आप सेकेंड इक्वेशन तैयार करेंगे। A6 का मतलब A + 5D और A10, ये 10 है, A10 का मतलब A + 9D = 44। बताइए A + A 2A, 5 + 9 14 = 44। अगेन 2 और 14 में आप क्या कॉमन लिखेंगे? 2। क्या बचेगा? डिवाइड कर दीजिए, 2 7 ज़ा 14। अब बताइए मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, और 44 का हाफ 22, इसे लिख दीजिए सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब कुछ भी सवाल नहीं बचा, दोनों इक्वेशन सोल्व कीजिए, ए और डी आ जाएगा। हमें क्या ढूंढना है? सिर्फ पहली 3 टर्म्स। ए आते ही पहली टर्म आ जाएगी और डी का यूज कीजिए, सेकंड और थर्ड टर्म भी आ जाएगी। चलिए सोल्व करते हैं। A + 5D = 12 और दूसरी इक्वेशन है A + 7D = 22। क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? जब तक ए को काटोगे नहीं डी नहीं आएगा, डी को ढूंढोगे नहीं तो ए नहीं आएगा। तो हमारी मजबूरी है कि हम इन्हें कैंसिल करें। ए से ए कैंसिल हो गया, 5 - 7 की वैल्यू -2, 12 - 22 -10। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू आ जाएगी 5। अब डी की इस वैल्यू को आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें या फिर सेकंड में। यही इक्वेशंस हैं समीकरण 1 में रखने पर। जैसे ही आप डी की वैल्यू पुट करेंगे ए आ जाएगा। देखिए A + 5, ये वाली टर्म एज इट इज, और डी के प्लेस पर क्या लिखना है? 5 लिख देते हैं। 5 × 5 = 12, 5 5 ज़ा 25, प्लस का 25 राइट साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। 12 - 25 की वैल्यू 30। आ गई पहली टर्म। 3 टर्म लिखनी है ना, ए पता है डी पता है, तो आप फटाफट से 3 टर्म्स लिखिए। ए की वैल्यू -13, फर्स्ट टर्म A2 क्या रूल होगा? A + D, A और A1 दोनों इक्वल हैं, -13 + D यहां से लाइए 5, क्या वैल्यू आई? -8। ये है A2, ये है A1। नाउ A3 का फॉर्मूला A + 2D, A की वैल्यू -13 प्लस D का डबल कर दीजिए, 5 का डबल क्या होता है? 10, और -13 + 10 की वैल्यू -3। ओके, लास्ट में हम क्या लिखेंगे? अतः AP के पहले 3 पद, तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP सारे लिख दीजिए। -13 -8 -3 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड? और ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन की चॉइस में ये क्वेश्चन गिवन है, आप दोनों में से एक ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सैंपल पेपर में आपको दोनों ही क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। ओके, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। जब भी आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना पड़ जाए तो हमेशा आपको याद आना चाहिए डी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? B² - 4AC। ओके, और फिर अगर मूल आ जाए, अगर हल है, तो हमें वो हल ढूंढ के लाने हैं। तो चलिए ढूंढ के लाते हैं। इक्वेशन लिखते हैं 9x² -6x + 1 = 0। बताइए a कितना है? 9, b कितना है? -6, c कितना है? 1। ओके, अब d का फॉर्मूला लिखिए, B² - 4AC, -6 का स्क्वायर
-4, ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 1, यहां से। ओके 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, ये क्या हुआ, ये तो दोनों कैंसिल हो गए और आंसर क्या आ गया 0। आपको पता है अगर डी का आंसर 0 आ जाए तो मूल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ओके तो आप क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के मूल बराबर हैं। ओके क्या सवाल फिनिश, नो नहीं, हमें मूल भी ढूंढ के लाने, और मूल ढूंढने का फॉर्मूला ये लिख लीजिए, याद कर लीजिए इसे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। डी के प्लेस पर आप बी स्क्र माइनस 4ac का भी अंडर रूट लिख सकते हैं। ओके अब वैल्यू पुट करते हैं हम, b की वैल्यू -6 है और b पहले ही माइनस का है, डबल माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ऐसे प्लस प्लस माइनस, डी की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय ए का डबल, ए कितना है 9 और 9 का डबल 18, 6/18, क्योंकि 0 का अंडर रूट तो 0 होता है। अब बस जो मूल बराबर हैं आप इसे कैंसिल कर लीजिए 1/3। इट मीन्स जो दो आंसर्स आए हैं वो क्या आए हैं 1/3 1/3, बस इतना ही। ओके अतः मूल 1/3 1/3। अंडरस्टैंड। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ये आया तो एक ही आंसर है, उसे ही रिपीट क्यों कर दिया। पहली बात, मूल कैसे आएंगे बराबर, तो जो एक आंसर आया उसे ही लिख दीजिए। लेकिन फिर भी आपको यूं लगे हमें तो दो ही आंसर दिखाई देने चाहिए, तो देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हुआ कि -6 यहां बताती हूं मैं आपको, देखिए इस लाइन से अगर आप दो आंसर चाहें तो 6 ± 0/18, यहां से दो आंसर बनेंगे 6 + 0/18 और 6 - 0/18। ओके अब 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, प्लस और माइनस करते वक्त जो आपका आंसर है वही रहता है, 0 हट जाएगी और 6/18 को जब आप कैंसिल करेंगे तो आंसर यही आएगा। अंडरस्टैंड नाउ। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन भी एपी का है और एपी के सम से रिलेटेड है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से। एपी गिवन है 9 17 25, इस एपी की कितनी टर्म्स ली जानी चाहिए ताकि उनका सम 636 हो। बहुत आसान, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए ए की वैल्यू बता दीजिए बस, ए की वैल्यू 9, चलिए डी ढूंढते हैं, A2 - A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, 17 - 9 8। अब एस एन, एन तो हमें पता ही नहीं, कोई बात नहीं, एस एन को लिखिए 636 और एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे आप, n/2 2a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। ओके ए और डी की वैल्यूज आपको पता है, बस वो वैल्यूज पुट कीजिए और एन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ए की वैल्यू 9 यहां रखनी है, डी की वैल्यू 8 यहां रखनी है, तो चलिए लिखते हैं 9 और 8 ए और डी के प्लेस पर। ये 9 लिख दिया गया और यहाँ 8 लिख दिया गया, इज इक्वल टू 636। ओके अब जरा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n/2 बताइए, 9 2 = 18, 8 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ
8 और n की मल्टीप्लाई 8n और 8 1 जा 8 इज इक्वल टू 636। ओके, बताइए 18 में से 8 को आप माइनस कीजिए, 10 बचेगा और 8n लिखा हुआ है, ये लिख लेते हैं 8n प्लस 10। अब क्या कर सकते हैं, ये 2 डिवाइड में है, नहीं लेके जाना दूसरी साइड, क्या करना है फिर, इन दोनों में से आप 2 को कॉमन लिखिए, 2 कॉमन आएगा, डिवाइड करा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इसका फायदा 2 से 2 कट गया, n की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी है, 4n स्क्वायर प्लस 5n, प्लस के नंबर इधर आकर माइनस में चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या आती हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कर लेते हैं हम 636 की मल्टीप्लाई 4 से। टू 544। अब हमें फैक्टर बनाने हैं 2544 के, इतने बड़े नंबर्स के फैक्टर्स आपने अभी तो नहीं बनाए हैं, इतने बड़े नंबर के फैक्टर्स, तो क्या करें, फैक्टर्स कैसे बनते हैं देखना ध्यान से, और जो नंबर आप लेकर आएंगे उन दोनों को जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए, सिर्फ प्लस का 5। तो चलिए चेक करते हैं, पहले 2 से डिवाइड करना, हो गया, अगेन 2 से, अगेन 2 से, ये तो एक बार फिर से हो गया डिवाइड, अब 2 से तो डिवाइड नहीं हुआ, 3 से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, लेकिन अब 53 आगे डिवाइड नहीं होगा, 53 के फैक्टर्स नहीं बनेंगे, तो हम जो नंबर्स लाने वाले हैं 2, उसके लिए चलिए इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, यानी अगर एक नंबर 48 ले लिया जाए और एक ले लिया जाए 53, तो इनकी मल्टीप्लाई तो पक्का यही आएगी 2544, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आप प्लस का 5 ला सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल ला सकते हैं, अगर आपने 53 प्लस का और 48 माइनस का ले लिया तो आंसर क्या आएगा 5। इस तरह से बड़े नंबर के फैक्टर्स फाइंड किए जाते हैं, यानी हमारे पास फैक्टर्स आ गए 53x माइनस 48x। ओके, यहां हम लिख देते हैं इसके फैक्टर्स, देखिए ये इक्वेशन है और हमें फैक्टर्स मिले हैं 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड, पहले दोनों नंबर्स में से क्या कॉमन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी बिल्कुल n, क्या बचा 4n प्लस 53, अब यहां से क्या कॉमन आएगा भाई, बचना ब्रैकेट में 4 चाहिए, तो 12 से डिवाइड हो रहा है, तो 12 कॉमन 4n, क्योंकि माइनस कॉमन है तो ये दोनों माइनस क्या बन जाएंगे प्लस, और 12 से जब आप 636 को डिवाइड करेंगे तो पक्का 53 आएगा, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, अब ये दोनों ब्रैकेट्स सेम है, 4n प्लस 53, 4n प्लस 53, तो आप इसे एक बार लिख दीजिए, और n माइनस 12 दूसरी ब्रैकेट में, आइदर दिस नंबर इज इक्वल टू 0 और दिस नंबर इज इक्वल टू, इन दोनों में से एक नंबर 0 के इक्वल है, जैसे ही आप इस नंबर को 0 के इक्वल रखेंगे n की क्या वैल्यू आएगी माइनस 53 डिवाइडेड बाय 4, और जब आप इसको 0 के इक्वल लिखेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी 12। क्या आप बता सकते हैं आपने n को मानना क्या था, जाइए जरा स्टेटमेंट पर, n क्या था, कितनी टर्म्स ली जाए, हाउ मेनी टर्म्स, तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो सकती हैं, बताइए, क्या इस n की वैल्यू को आप मान लेंगे, नहीं मानेंगे, ये रिजेक्ट हो जाएगी और ये सेलेक्ट हो जाएगी वैल्यू। इट मींस इस एपी की अगर 12 टर्म्स ली जाए तो
उनका सम 636 आ जाएगा। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 23 की ही चॉइस में ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुलक सांख्यिकी वाले चैप्टर में से है। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दे रखी है और हमें फाइंड करना है माध्य दैनिक मजदूरी। ये क्वेश्चन मैं जुलाई के सैंपल पेपर 3 में करवा चुकी हूं, आप इसे वहां से समझेंगे। सेम क्वेश्चन को समझाने का कोई फायदा नहीं होता, टोटल टाइम वेस्ट होता है। आप इस क्वेश्चन को जुलाई के सैंपल पेपर 3 में से जाकर कर लें। ओके, और इसी के साथ आपने दूसरा सैंपल पेपर भी पूरा कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।